राम राम, नमस्कार। साथियों, आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, पिछले दिनों एक कार्यक्रम में दत्तात्रेय हसबोले, जो संघ के सर कार्यवाहक हैं, उन्होंने 25 जून 2025 के दिन एक बयान दिया था और वो बयान था कि इमरजेंसी से दरअसल वो जुड़ा हुआ था। आज इमरजेंसी को 50 साल हो गए। उस इमरजेंसी के दौर में संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट और सेकुलर, क्योंकि वो आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। इन शब्दों को संविधान में नहीं होना चाहिए, प्रस्तावना में नहीं होना चाहिए, ऐसा हसबोले ने कहा था। इसके बाद विपक्ष की तरफ से बयान आने शुरू हुए। उसके बाद पक्ष के तरफ से भी, सत्ता पक्ष के तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए। दोनों पक्षों की बयानबाजी सुर्खियों में रही और कहे तो आज भी है। अब चर्चा यह होने लगी कि क्यों न इन दोनों शब्दों को हटा दिया जाए। अब सवाल है कि इन दोनों जो शब्द हैं, ये दोनों क्या इनको हटा सकते हैं या नहीं। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही इसको जोड़ने का अधिकार था या नहीं, और इन दो शब्दों को भी समझेंगे कि आखिर इन शब्दों से आपत्ति क्या है, इसके मतलब क्या है। साथियों, पक्ष विपक्ष के साथ साथ भारत के उपराष्ट्रपति का भी इस विषय पर बयान आया था। इन सब बयानबाजियों के बीच जब कांग्रेस अपनी तरफ से टिप्पणी करने आई और कहा कि अब देखो, इनका मतलब आरएसएस का असली चेहरा उजागर हो गया। ये क्या कह रहे हैं? क्या ये नहीं चाहते हैं कि हमारे संविधान में ये सारी बातें हों? इस बीच राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी आया कि अब आरएसएस का नकाब उतर गया है। वो समानता और धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात केवल करते हैं, संविधान में अगर इन्हें दिखता है तो वो इन्हें चुभता है। राहुल गांधी ने ऐसा कहा। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी, जिसके तो नाम में ही समाजवाद है, भला वो कैसे पीछे रहते, इन सब का बयान आया। सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राय रखते गए, रखा। साथियों, अभी संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में ये उस समय यह मुद्दा कोई उठाए या ना उठाए, लेकिन राहुल गांधी तो आजकल सोते जागते हगते मूतते सपने में भी संविधान, लोकतंत्र, जाति गणना इस तरह बड़बड़ाते रहते हैं। तो उनके लिए तो इस मुद्दे को उठाने का बेहतरीन समय हो सकता है संसद का मानसून सत्र। खैर, राहुल गांधी को छोड़िए, हम इस विषय को आज आपके सामने थोड़ा विस्तार से बताने समझाने का प्रयास करेंगे, समझने का भी प्रयास करेंगे, मुझे जितनी समझ है। इसलिए अंत तक आप लोग बने रहिएगा। साथियों, सारी विषय वस्तु को सिलसिलेवार तरीके से अगर देखा जाए तो देश के अंदर आपातकाल इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को लगाया था, जो 12 मार्च 1977 तक लगा रहा, लगभग 21 महीने तक चला। दरअसल उसी के ऊपर यह सारी बहस शुरू हुई। असल मायने में इस वर्ष 2025 में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए। 25 जून 1975 से 25 जून 2025, 50 साल पूरे होने पर इस विषय पर देश के अंदर बहस शुरू हुई, और इसी बहस और चर्चाओं में से निकलकर सामने आने लगा कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने संविधान में ये दो शब्द जोड़े थे, जो सही भी है, ऐसा हुआ भी था। आपातकाल के दौरान संविधान में कुछ चीजें जबरन थोपी गई, उन्हें हटाया जाना चाहिए, इस तरह की चर्चा विवाद शुरू हुआ। क्योंकि तब आपातकाल के समय जनता के मौलिक अधिकार निरस्त थे, लोकतंत्र लगभग नहीं था, सत्ता संविधान से नहीं आपातकाल से चल रही थी। इसलिए उन शब्दों पर देश में खुले मंच से चर्चा होनी चाहिए कि देश जब आपातकालीन स्थितियों में है, तानाशाही जैसी स्थिति थी,
उस समय संविधान में अगर कुछ भी जोड़ा गया है तो वह संवैधानिक कैसे हो सकता है? वह संवैधानिक तो हो ही नहीं सकता। तो फिर वह देश हित में कैसे हो सकता है? जैसा कि मैंने कहा कि इस बात को लेकर के बयानबाजी तो शुरू से होती आ रही है। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले जी के बयान से पहले भी इस पर छिटफुट चर्चा एक दो बार हुई है, ये विषय उठा है, लेकिन इस बार इस पर गंभीर बयानबाजी हुई। हसबोले ने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान में दो शब्द धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जोड़े गए, जो मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। बाद में इन शब्दों को हटाया भी नहीं गया। इस पर कोई चर्चा तक नहीं हुई, क्या यह शब्द रहने चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में यह शब्द नहीं थे, यह सच है। आपातकाल के दौरान देश में कोई कार्यशील संसद नहीं थी, कोई अधिकार नहीं थे, कोई न्यायपालिका नहीं थी, फिर भी ये दो शब्द जोड़े गए, इसलिए इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, हसबोले ने जोर देते हुए ऐसा कहा। अब एक बात और समझ लीजिए, दत्तात्रेय हसबोले जी किस पद पर है? हसबोले जी इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के अंदर टॉप में आते हैं मोहन भागवत जी, और मोहन भागवत जी के बाद जो सबसे दूसरे व्यक्ति है आरएसएस के अंदर, उनका नाम है दत्तात्रेय हसबोले। इन्होंने 26 जून के अंदर दिल्ली में हुई अपनी एक कार्यशाला में उपरोक्त बातें कही, और आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उनके द्वारा जो कहा गया उस बातों पर बयानबाजी शुरू हुई। अब ये जो बात है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम प्रस्तावना को समझते हैं, और प्रस्तावना के साथ साथ इन शब्दों को भी समझने का हम प्रयास करेंगे। साथियों, प्रस्तावना होती क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से अगर बात किया जाए तो मान लीजिए कि आपके घर में कोई आयोजन, कोई बड़ा आयोजन होने वाला है, या आपको कोई बड़ा आयोजन करना है। तो आयोजन से पहले हम सब तैयारी करते हैं, हमें क्या करना है, क्या क्या ध्यान रखना होगा, किस हिसाब से करना है। इसके लिए बैठक हम करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करना होता है, भोजन पर बुलाना है, तो पहले तय करते हैं हम कि किन किन को बुलाना है, हलवाई कहाँ से आएगा, फलाना ढिमका, टेंट सामियाना, पानी की व्यवस्था कैसे होगी, कचरा प्रबंधन कैसे होगा, रास्ता कैसे ठीक होगा, उसके बाद हम लोग क्या ना देना है, इन सब चीज़ों पर हम पहले एक मोटा मोटी खाका खींचते हैं कि हमको इस हिसाब से इस रास्ते पर चलते हुए इसका ध्यान रखते हुए सारी व्यवस्था करनी है। मतलब जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम से पहले हम प्लानिंग करते हैं, और उस प्लानिंग में इस तरह की हर एक बात को शामिल करते चलते हैं। अगर आप एक कुशल प्रबंधक हैं तो इसके अलावा हर एक कार्यक्रम का उद्देश्य भी होता है। मतलब आयोजन का उद्देश्य, जैसे शादी, पूजा पाठ वगैरह, आप यह भी ध्यान रखते हैं कि कार्यक्रम में जो सारे रिश्तेदार आएंगे वो कोई नाराज ना हो, कोई परेशान ना हो, तो आप उद्देश्य लिखते चलते हैं। ऐसे ही भारत का संविधान देश को सशक्त, सामर्थ्यवान, सर्वसमावेशी बनाने के उद्देश्य से निर्माण करने का निर्णय हुआ। अब जब भारत का संविधान लिखा जाना था, अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे, आगे हम इस देश को कैसे चलाएंगे, इस बात के लिए संविधान सभा द्वारा एक रूल बुक लिखी जानी थी। उसी रूल बुक को हम संविधान कहते हैं। उसमें सारी बातें लिखी जानी थी, देश कैसे चलेगा, देश में बच्चों के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, अल्पसंख्यकों के लिए क्या होगा, एससी एसटी के लिए क्या होगा, ये तमाम बातें, क्या क्या प्रावधान होंगे, तमाम आवश्यक विषयों पर, समस्याओं पर लंबा विचार विमर्श कर तात्कालिक परिस्थितियों के आलोक में सारी बातें उसमें लिखी गई, जिसकी पहले से तैयारी की गई, तो विचार किया गया। केंद्र और राज्यों का कार्य निर्धारण, चुनाव कौन कराएगा, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, लोकसभा में क्या होगा, प्रधानमंत्री कैसे काम करेंगे, इन सब कुछ के लिए एक रूल बुक लिखी जानी थी। उसी रूल बुक को हम संविधान कहते हैं। अब भाई इस रूल बुक में क्या लिखा जाए,
भाई एक रोड मैप कि हम इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, इससे बाहर नहीं जाना है, तो उसके हिसाब से एक रास्ता अख्तियार करना होगा। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप अपने घर के गैराज में क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अब जब गैराज में या बाउंड्री में आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो बॉल हो सकता है कि बॉल से आपका शीशा फूट जाए, पड़ोसियों का फूट जाए, बॉल नाली में चली जाए। तो पहले हम आप एक नियम बनाते हैं कि देखो भाई, डायरेक्ट दीवार पर लग गई तो आउट माना जाएगा, बॉल सीधी बाहर चली गई तो भी आउट माना जाएगा, वन टिप कैच आउट माना जाएगा। ऐसे ही हम लोग अपनी तरफ से कुछ नियम बनाते हैं और फिर खेलना शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार देश को चलाने के लिए एक रूल बुक लिखी जानी थी। संविधान सभा की बैठक बुलाई गई। उस बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तारीख थी वो 13 दिसंबर 1946 को, एक प्रस्ताविका, एक उद्देशिका रखी गई। उसमें यह कहा गया कि हम ऐसा संविधान यानी कि कैसी रूल बुक बनाना चाहते हैं जिससे इस देश को आगे चलाया जा सके। अंग्रेज तो चले जाएंगे, उनके रूल से तो हम देश चला नहीं सकते, तो फिर यह किताब रहनी चाहिए, यह रूल बुक रहनी चाहिए, इसके अंदर लिखी हुई बातें ही हमारे देश की गाइडलाइन होगी। इसी बात के लिए नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव, एक उद्देशिका लिखा। उस उद्देश्य को पढ़कर संविधान निर्माता जो सभा थी, जब जब अपनी बातें लिखे, कोई नियम बनाए, तो बस इससे मैच कर लेने का ध्यान रखना है, वो मैच कर ले कि हम किस उद्देश्य से इसे लिख रहे हैं। अब इसके आगे उद्देशिका के अनुसार संविधान बनना तय हुआ। नेहरू द्वारा दी गई जो उद्देशिका थी, जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा वो स्वीकार कर ली गई और संविधान बनाना शुरू हुआ। संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जैसा कि सबको पता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान के अंदर जो बातें लिखी गई थी वो सबको दिखाया गया। सबने कहा चलो ठीक है साहब, अच्छा है, ऐसा वैसा है, ठीक है। सबने अपनी अपनी सोच के हिसाब से, अपनी अपनी समझ के हिसाब से उस पर अपनी बात रखी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मूल संविधान, जिसे हम अंबेडकर का संविधान कहते हैं, उसकी उद्देशिका या प्रस्तावना में लिखा क्या था। तो आइए पहले हम लोग वो प्रस्तावना देखते हैं जो अंबेडकर के द्वारा लिखा गया प्रथम संविधान था, मूल संविधान है। उसमें क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह संविधान की मूल प्रस्तावना है। अब साथियों, मूल प्रस्तावना तो आपने देख ली, ये इसमें क्या लिखा हुआ है। इस प्रस्तावना में 18 दिसंबर 1976 को इंदिरा गांधी द्वारा, जब देश में आपातकाल लगा हुआ था, मनमाने ढंग से संशोधन किया गया। उस समय भारत में न संसद थी, न न्यायपालिका कार्यरत था। इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की प्रस्तावना बदल दिया। इस संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को, ध्यान दीजिएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को मूल प्रस्तावना में जो संप्रभुता और लोकतांत्रिक शब्द हैं, इन शब्दों के बीच में जोड़ दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। यह परिवर्तन किया गया। अब इस संविधान के अंदर, इस प्रस्तावना में ये जो दो शब्द हैं,
सोशलिस्ट और सेकुलर, और एक शब्द यहाँ पर है, उसका नाम है अखंडता, इंटीग्रिटी। ये जो 3 शब्द हैं, ये शुरुआती प्रस्तावना में नहीं थे। शुरुआती प्रस्तावना कैसी थी वो आप लोगों ने पीछे सुना। अब ये जो 2 शब्द सोशलिस्ट और सेकुलर 1949 में जो अंगीकृत की गई प्रस्तावना थी, उसमें कहीं पर मेंशन नहीं थे। अब सवाल यह आता है कि भाई जो 2 शब्द जोड़े गए हैं उनका मतलब क्या है? इन 2 शब्दों से ऐसी क्या गड़बड़ी है, या ऐसी क्या आफत, या इससे ऐसा क्या बिगड़ गया जिसको लिखने से इसका प्रस्तावना का अर्थ बदल गया, या इतना बवाल शुरू हो गया? शब्द आप सुन ही रहे हैं, सोशलिस्ट, और दूसरा शब्द है सेकुलर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सोशलिस्ट के बारे में, समाजवाद जिसे कहते हैं। समाजवाद को आसान रूप से समझें तो ये समझिए कि एक ऐसा वाद जिसमें समाज की प्राथमिकता हो। वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको सुनने में लगेगी, लेकिन समाजवाद की प्राथमिकता हो, इसका मतलब क्या है? आखिर इनको किनसे अलग मानने का प्रयास किया गया? यानी हम किसी और बात के साथ थे, या कोई और बात चल रहा था, फिर समाजवाद की तरफ जाना था? आखिर इनको किनसे अलग मानने का जो प्रयास किया गया, कुछ तो स्पष्ट इसका कारण रहा होगा। देखिए, असल मायने में दुनिया में जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय एक और लड़ाई चल रही थी, एक और विचारधारा की लड़ाई चल रही थी। वो थी साम्यवाद की विचारधारा और पूंजीवाद की विचारधारा। साम्यवाद और पूंजीवाद, इनमें से एक को कहा जाता है कम्युनिज्म और एक को कहा जाता है कैपिटलिज्म। ये 2 विचारधाराएं उस समय लड़ रही थी। इन दोनों का जो थॉट प्रोसेस था, जो सोचने की प्रक्रिया थी, उसमें जो साम्यवाद था, जो कम्युनिज्म था, वो कहता था कि शासन सर्वहारा वर्ग का होना चाहिए। अब यह सर्वहारा मतलब क्या है? मतलब आम आदमी, यानी कि जो व्यक्ति जो कि गरीब है, जो व्यक्ति जो मजबूर है, जिसकी वजह से सब इंडस्ट्री चल रही है, उन्हीं का ही शासन होना चाहिए। यह साम्यवाद की अवधारणा थी। वहीं पूंजीवाद कहता था कि जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास कैपेसिटी है, क्षमता है, उसके पास संसाधन इकट्ठे हो भी जाए तो क्या बुराई है? अर्थात अगर टैलेंटेड व्यक्ति अपने टैलेंट से कुछ नया करता है, कर ले जाए, तो लड़ाई क्यों हो रही है? इसमें लड़ाई की बात ही क्या है? तो इस प्रकार पूंजीवाद असल मायने में अमीर को अमीर बनाने पर विचार करता था, और साम्यवाद यह मानता था कि अमीर नाम का कोई व्यक्ति होना ही नहीं चाहिए। वो केवल धन का संग्रहण कर रहा है, वो शोषण कर रहा है, इसलिए गरीब व्यक्ति के हाथ में नियंत्रण होनी चाहिए, सत्ता होनी चाहिए, ऐसा साम्यवाद सोचता था। इसीलिए इन 2 विचारधाराओं की जो है लड़ाई चल रही थी। औद्योगिकरण के बाद जो यह औद्योगिकरण हुआ, उसके बाद जो पनपी वैचारिक लड़ाई थी, क्योंकि औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति के दौरान अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गए, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर। ऐसे में जो सर्विस क्लास, यानी कि जो लेबर क्लास था, वो अपने आप को बड़ा ही शोषित मानता था, शोषित टाइप का पाता था कि उसको, उसका बहुत शोषण हो रहा है, बहुत शोषण हुआ है। ऐसे में साम्यवाद, यानी कि गरीबों ने कहा कि हमारे दम पर तुम अमीर बने हो, तो हमारे हाथ में नियंत्रण होना चाहिए, और वहीं से साम्यवाद की विचारधारा उठी। साथियों, यही कारण है कि आप रूस की क्रांति को जब पढ़ेंगे तो वो इसी से प्रेरित है। मार्क्स के जो विचार हैं, उसी से मार्क्सवाद जैसी विचारधाराएं निकल कर आती हैं। वैसे इतनी बड़ी विचारधाराओं को 2-4-5 मिनट में समझने की कोशिश करना बुद्धिमानी नहीं होगी, ये गुस्ताखी ही होगी। इतनी आसान नहीं है चीजें। फिर भी हम एक मोटा मोटी दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। पूंजीवाद में आपने देखा कि अमीर के पास में संसाधन का विकल्प हो, ये बात मानकर अमेरिका चल रहा था, और अमेरिका अपने इस विचारधारा को प्रमोट भी किए जा रहा था। अब इन दोनों विचारधाराओं के बीच में
अचानक आ गए हम आजाद हुए 1947 में। तो हमारी दिक्कत ये थी कि हम कौन सी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े, देश को कहाँ लेकर बढ़े। समस्या इधर से भी थी, समस्या उधर से भी थी। अगर हम साम्यवाद अपनाते हैं, गरीबों के हाथ में नियंत्रण हो, तो भाई हम तो पहले से खुद ही पूरी तरह से गरीब थे। 1000 सालों से लूटे हुए, अमीर नाम का तो यहाँ कुछ था ही नहीं। आखिर हम लड़ेंगे किससे? अगर हम बात करें पूंजीवाद की, तो क्या हमारे पास इतने उद्योगपति थे तब जो इंडिया को अमेरिका के टक्कर में ले जाएंगे? हम तो ऐसी स्थिति में भी नहीं थे जब आजाद हुए थे। न हम साम्यवाद अपनाने की स्थिति में थे, न पूंजीवाद अपनाने की स्थिति में थे। हम तो बिल्कुल बीच में फंसे हुए थे। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। तब ना तो हम साम्यवाद को ही ठीक से अपना सकते थे, न पूंजीवाद को ही। तब गांधी जी के सामने इस विचार को रखा गया, गांधी जी से विचार हुआ। तो उस समय गांधी जी के भी एक अपने अलग विचार हुआ करते थे। जब इस पर उनसे पूछा जाता था कि गांधी जी आप क्या मानते हो, देश में उद्योग धंधे बंद करा देने चाहिए क्या? क्योंकि ये जो बाहर की कंपनियां आई थी, ये हमको लूट कर ले गई। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर से ही तो आई थी, हमें लूट कर हड़प कर चली गई। तो अब इनको भगा देना चाहिए क्या? देश में उद्योग धंधे नहीं पनपने देना चाहिए? तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे समय पर ट्रस्टीशिप की अवधारणा मानता हूं, और उसका उद्देश्य है, अगर आप टैलेंटेड हैं, आप योग्य हैं, आपके पास क्षमता है, आप टैलेंट से धन का संग्रहण कर सकते हैं, आप करें, लेकिन खुद के लिए जितना आवश्यक हो उतना पैसा रखें, उसके अलावा देश को समर्पित कर दें। और वहीं से कर की अवधारणा की शुरुआत मानी जाती है भारत में। अब जब हम इन दोनों के बीच में आजाद हुए, तब ये देखा गया कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा कंपनी पर निर्भर होकर चलेंगे तो हमारे लोग तो गरीब हैं और गरीब हो जाएंगे। और अगर हम केवल गरीबों के हाथ में शासन दे दें, यानी कि हम ये कहें कि मजदूर के हाथ में शासन रहेगा, तो व्यवस्था का संचालन कैसे होगा? क्योंकि अर्थ के बिना, पूंजी के बिना व्यवस्था का संचालन असंभव है। तो फिर पूंजी और पूंजीपति भी जरूरी है, लेकिन हमारे पास तो पूंजीपति भी नहीं, पूंजी भी नहीं। ऐसे में हमने एक बीच का रास्ता, बीच का मार्ग अपनाया, और वो मार्ग था समाजवाद का। समाजवाद विचारधारा ये थी कि अगर अमीर आदमी अमीर बन जाए, अमीरी कर रहा है, उद्योग धंधे चला रहा है, तो चलाए, लेकिन सरकार अपना नियंत्रण रखते हुए उस अमीर आदमी से टैक्स वसूलेगी और उस टैक्स से गरीब आदमी के कल्याण का काम करेगी। यानी कि अगर देश में अमीर और गरीब दो वर्ग हैं, तो अमीरों से धन निकालकर गरीबों पर खर्च करने का काम सरकारें करेंगी। यानी समाज को अल्टीमेटली अमीर और गरीब में ना रखकर एक जैसा रखने का प्रयास होगा, प्रयास करेंगी सरकारें। अमीरों से लेंगी, गरीबों को देंगी, गरीबों को ऊपर उठाएंगी। इस विचारधारा के साथ देश आगे बढ़े। यह मध्यम मार्ग तब देश ने अपनाया, चिंतकों ने अपनाया। और साथियों, वर्तमान वास्तविकता यह है कि दुनिया का अब कोई भी देश न तो साम्यवादी है और ना ही पूंजीवादी है। अब लगभग सभी देश समाजवादी हैं। मूल्यों में वो इस बात को लिखते नहीं है कि हम समाजवादी हैं, ये हो सकता है, लेकिन सबको लगता है कि या तो वो कभी ना कभी पूंजीवादी बनेंगे या कभी ना कभी साम्यवादी बनेंगे। दरअसल लोकतंत्र में वोट से सत्ता आती जाती है, इसलिए कोई किसी एक विचारधारा का समर्थन कर भी नहीं सकता है खुलकर। किसी एक विचारधारा का समर्थन करेगा तो दूसरी विचारधारा वाला नाराज होगा, इसलिए बीच के रास्ते अपनाए जा रहे हैं। अब के समय में ये सोच देशों के बीच में खुली छोड़ दी जाती है। आप अपना पक्ष निर्धारित करें, आने वाले समय में देश के लिए क्या चाहते हैं। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जिस समय विचारधारा की लड़ाई चल रही थी,
सोवियत रूस खुद को साम्यवाद का प्रवर्तक मानकर चल रहा था और अमेरिका पूंजीवाद को लेकर के चल रहा था। ये दोनों दो विचारधारा के साथ चल रहे थे। और यही नहीं, 1991 तक सोवियत रूस जो है साम्यवाद की ही अवधारणा को पालता रहा, उसका ही वो पालना करता रहा। लेकिन 1991 में सोवियत रूस का विखंडन हो गया, टूटकर 21 देश बन गए और सोवियत रूस का जो ये टूटना हुआ, उस दिन से रूस नाम का जो ये देश बनकर सामने आया, उसने पूंजीवाद अपना लिया, साम्यवाद उसने छोड़ दिया। यानी कि समय तय करता है कि देश कौन सी विचारधारा से आगे बढ़ेगा। साथियों, कभी भी अर्थ के बिना व्यवस्था नहीं चल सकती। इसलिए साम्यवाद को कहें तो लंठों, लूटपाट, मारकाट करने वाले कुछ नेता टाइप लोगों की, जो गरीब लोगों को विचारधारा में फंसा करके यह सब करना चाहते हैं, यह कहना गलत नहीं होगा। तो साथियों, अब हम आते हैं अपने यहाँ। भारत ने क्या अपनाया? भारत ने अपनाया सोशलिस्ट होना, समाजवादी होना। जब भारत ने सोशलिस्ट होना अपनाया तो सवाल है कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें ये बात क्यों नहीं लिखी गई जब भारत ने समाजवाद अपनाया? ये सवाल है। अगर हम लोग समाजवादी होना अपना रहे थे तो ये प्रस्तावना में क्यों नहीं लिखी गई? ये स्वाभाविक सवाल भी है। साथियों, उस समय की अंबेडकर साहब के द्वारा दी गई जानकारी में असल में हमारी संविधान सभा के अंदर इस बात का जिक्र हुआ। संविधान सभा के अंदर प्रोफेसर केटी शाह नाम के जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, प्रोफेसर साहब ने ये बात कही कि क्यों ना हम समाजवाद को अपनी प्रस्तावना में लिख दें। संविधान सभा में जो चर्चाओं के दौरान इस बात पर चर्चा हुई, तब अंबेडकर साहब जो थे ये कहते हुए उन्होंने टोका। आदरणीय अंबेडकर साहब ने संविधान सभा में कहा कि अगर हम अपनी प्रस्तावना में यह लिख दें कि हमारा देश सोशलिस्ट बनना चाहता है तो हम आज से ही संविधान के दर्शन में यह कह देंगे कि हमारा तो अल्टीमेट उद्देश्य, हमारा तो उद्देश्य ही सोशलिस्ट रहना है। क्या पता आने वाला समय लोगों को पूंजीवाद की तरफ ले जाए। अंबेडकर साहब का उस समय का जो थॉट प्रोसेस था वो देखिए, क्या गजब का सोचते थे वो, कितनी उनकी थॉट प्रोसेस जो था उनका वो कितना उच्च था। उस समय वो इस बात को इस तरह से रखे कि क्या पता आने वाला समय देश को साम्यवाद की तरफ ले जाए या पूंजीवाद की तरफ ले जाए। हम ये कैसे कह दें कि ये जो रूल बुक लिखी गई है हम लिख रहे हैं, आगे भी हमें इसी पर चलना होगा, इसी पर चलना है। आने वाले समय पर लोगों की थॉट कहाँ जाएगी, क्या होगी, वो किस हिसाब से सोचेंगे। हो सकता है हमसे भी योग्य लोग, आगे की सोच रखने वाले लोग आए। हम तो सिर्फ अंतिम विद्वान हम ही तो है नहीं। आने वाले लोग भी, जो आगे के लोग आएंगे, उनके थॉट का भी हमें सम्मान करना है। हम कैसे इस बात को अभी निर्धारित करके लिख दे कि हम सोशलिस्ट होंगे और जो लोग आएंगे वो भी सोशलिस्ट ही रहे या रहेंगे? नहीं लिख सकते। आने वाला समय तय करेगा कि देश को किस दिशा में जाना है। अंबेडकर साहब ने यह बात उस समय कही और साथियों इसके पूरे साक्ष्य उपलब्ध हैं। संविधान सभा में हुई जो बहसें हैं, जो डिबेट है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दस्तावेज है, ये दर्ज है। यही कारण है कि उस समय की जो पहली प्रस्तावना थी, उद्देशिका थी, उसमें सोशलिस्ट शब्द, उसमें समाजवादी शब्द नहीं था। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे ठीक से। तो अब आते हैं दूसरे टर्म पर, दूसरे भाग पर। एक भाग तो था कि जिसका नाम सेकुलर था, सोशलिस्ट पर हमने चर्चा कर ली, सेकुलर पर अब आते हैं। असल मायने में जब हम इसका हिंदी अर्थ लगाते हैं सेकुलर का, तो हिंदी अर्थ निकलता है धर्मनिरपेक्षता। लेकिन इस शब्द से बहुत लोगों को परहेज है, इसलिए इसका दूसरा अर्थ निकाला जाता है पंथ निरपेक्षता। अब आप पूछेंगे इन दोनों में अंतर क्या है? तो हम थोड़ा इस पर विमर्श कर लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता यानी कि
धर्म के अंदर कोई भी कोताही नहीं, या फिर आसान शब्दों में कहें तो देश का कोई धर्म नहीं होगा। यह धर्म निरपेक्षता है। और पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि देश किसी एक पंथ का नहीं होगा, यह पंथ निरपेक्षता होती है, इसे पंथ निरपेक्षता कहा गया। अब दोनों में जो अंतर है हम उसको पहले समझ लेते हैं। भारत सनातन संस्कृति को मानने वाला देश रहा है। गीता के ज्ञान में धर्म की अवधारणा को स्थापित किया गया है, और धर्म का अर्थ ही वही है जिसे धारण किया जा सके। जो धारणीय है वही धर्म है। उससे आप निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? निरपेक्ष होने का मतलब फिर आप धारण नहीं कर सकते, यानी फिर जो भी अंड बंड है सब करो। यह मत है गीता में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं उनका, जो सनातन में विश्वास रखने वाले लोग हैं उनका, और वो यह मानते हैं कि देश धर्म निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकते। देश का तो धर्म होता ही है। देश जो भी कर रहा है उसका एक धर्म है। जैसे डॉक्टर का धर्म है इलाज करना, टीचर का धर्म है पढ़ाना, व्यापारी का धर्म है नैतिकता के साथ व्यापार करना। तो भाई धर्म तो सबका है। धर्म के बिना देश कैसे चल सकता है? हाँ, लेकिन जो धर्म, जो लोग पंथ में विश्वास रखते हैं, जैसे उपासना का तरीका, किसी का इस्लाम हो सकता है, किसी का ईसाईयती हो सकता है, किसी का जैनिज्म हो सकता है, किसी का हिंदू हो सकता है। उपासना पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं। ऐसे में देश किसी एक उपासना पद्धति का समर्थक ना हो, अर्थात पंथ निरपेक्षता बनाम धर्म निरपेक्षता में हमारा देश पाकिस्तान की तरह इस्लाम आधारित नहीं होना चाहता, अर्थात किसी एक धर्म या किसी एक पंथ आधारित नहीं होना चाहता, यानी कि देश किसी एक पंथ का पक्ष नहीं लेगा, सबको एक साथ देखेगा। इसी को पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। अब सवाल आता है कि भाइयों, हमारी उस समय की प्रस्तावना में इस बात को क्यों नहीं लिखा गया? इस पर भी अंबेडकर साहब का मत जो था आपने उसे देखा। उपासना पद्धति सबकी अलग है। अगर हम इस बात को मेंशन करते हैं तो इस बात को ही बड़ा बना देते हैं। तो बड़ा बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। और जब मूल अधिकारों में ही वो चीज दी गई है, उसकी स्वतंत्रता दी गई है, तो हम इस बात को आगे लिख करके यह जताने का क्यों प्रयास कर रहे हैं कि हम यह बनना चाहते हैं? हम तो भाई स्वभावतः मूलतः वही है, पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी हैं। हम बनना चाहते हैं, ऐसा कह करके हम यह दिखाते हैं कि हम पहले ऐसा नहीं थे, अब हम ऐसा बनना चाहते हैं। साथियों, अगर मैं कहूं कि मैं CS भारद्वाज, आप क्या बनना चाहते हो, और मैं कहूं कि दुबला पतला शरीर वाला बनना चाहता हूं, मतलब इस समय मैं मोटा हूं। और भाई जब कोई ऑलरेडी दुबला पतला हो, फिर कहोगे नहीं हमें दुबला पतला छरहरा बनना है। अब तुम पहले से दुबले पतले हो तो फिर बनने के लिए कहने की जरूरत क्या है? प्रस्तावना क्या है? आप प्रस्तावित कर रहे हो कि हमें बनना क्या है? भाई हमारे देश, जो हमारा देश है वो तो ऑलरेडी पंथ निरपेक्ष तरीके से बढ़ रहा है। चाहे आप सोच की प्रक्रिया देख लो, थॉट प्रोसेस हमारा तो शुरुआत से ही रहा है। हमारा लिखना भी उसी तरह का रहा है, हमारा समझना भी, हमारी समझ में हमारा व्यवहार भी पंथ निरपेक्ष रहा है। लिख करके आप हमें नीचे ले जाने पर क्यों आमादा हो? तो ऐसे में इस वजह से इन दो शब्दों को अंबेडकर साहब ने प्रस्तावना में लिखने से इनकार कर दिया। आप देख लो, पाकिस्तान एक साथ आजाद हुआ तब भारत में 93% हिंदू और 6% ये राक्षसी मजहब वाले थे। पाकिस्तान, और उस समय पाकिस्तान में 22% हिंदू और 77-78% ये राक्षसी मजहब वाले थे। आज आप देख लो उनका थॉट प्रोसेस क्या है, कौन क्या सोचता है। जिस दिन 90% वालों की सोच गड़बड़ हो जाए, संविधान कानून ये सब चूल्हे भाड़ में होंगे। जालीदार टोपी पहनकर एक राक्षस यहां नौटंकी नहीं करेगा। साथियों, आपने समझ लिया कि उस समय जो प्रस्तावना में डाला नहीं गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ,
हमारे देश में आपातकाल लगा 1975 में और मनमाने ढंग से प्रस्तावना को बदल दिया गया। एक बात और कि इस बात के ऊपर भी कई बार बहस छिड़ती है कि नेहरू जी सहमत थे या नहीं। तो आपको बता दूं, नेहरू जी सहमत थे उस समय। अंबेडकर साहब के जो विचार थे, अंबेडकर ने जो विचार दिया था, उसी विचार से नेहरू जी भी सहमत थे। इसलिए प्रस्तावना में ये दोनों शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष उस समय नहीं डाला गया। अब फिलहाल जो बवाल है, जो बवाल उठा है, उस बवाल का सीधा सीधा कारण कांग्रेस और इंदिरा गांधी है। मैडम इंदिरा गांधी ने ये जो दो शब्द जोड़े 1976 में, भाई क्या तुम्हारे अब्बा जान नेहरू तुमसे ज्यादा मूर्ख थे? अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इंदिरा गांधी थी? ये सवाल है। मान लीजिए कि किसी एक ने किताब लिखी, किताब लिखने से पहले उसने अपनी टीम को कुछ सुझाव दिया, उस सुझाव के आधार पर किताब लिखी गई। अब 25 साल बाद कोई जाग जाए और कहे कि सुनो भाई सुनो, किताब की उस प्रस्तावना में ये दो बातें और लिख दो, उसमें लिखो कि हम इस किताब को ऐसा बनाना चाहते हैं। भाई क्यों लिखना? प्रस्तावना तो सबसे पहले ही दिया गया तर्क था, आपने तो उसकी नियति को ही फेर दिया। प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था, यह प्रस्तावना ही संविधान की मूल आत्मा थी, लेकिन आपने तो उसको परिवर्तित करके कह दिया कि हम यहां से आगे भी संविधान को बदल सकते हैं, संविधान बदला जा सकता है, संविधान बनता रहेगा। और हुआ भी यही। 1975 में लगे आपातकाल के चलते देश के अंदर संविधान में इतना संशोधन किया गया, जिसे हम 42वां संविधान संशोधन कहते हैं, जो 1976 में हुआ, उसे मिनी संविधान के नाम से भी पुकारा जाने लगा। इंदिरा के समय पर हुए इस संविधान संशोधन के चलते संविधान में दो नए शब्द जुड़े। इसके अलावा संविधान में बहुत सारे परिवर्तन हुए और उन बहुत सारे परिवर्तनों में अगर संख्या गिनाई जाए तो प्रस्तावना में परिवर्तन हुआ, अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ, 7वां शेड्यूल में परिवर्तन हुआ, 14 नए आर्टिकल जोड़े गए। कुल मिलाकर के संविधान में भरपूर परिवर्तन हुआ और इस भरपूर परिवर्तन में ये दो शब्द सबसे ज्यादा विवादित रहे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। हिंदी में धर्मनिरपेक्षता, भाव में पंथ निरपेक्षता, इन दोनों का अंतर आप समझ लो। इन शब्दों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी इसके अंदर जोड़ दिए गए। जब जब इमरजेंसी की बात आती है साथियों, आपातकाल की बात आती है, तो आपातकाल होता क्या है? आपातकाल का मतलब होता है देश के अंदर जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, वो सारी पावर, उस समय सारी पावर उनके हाथ में होती। न्यायपालिका, संसद, शासन, प्रशासन, कानून सब उनके आदेश के अधीन। राज्यों के अधिकार निरस्त, न्यायपालिका पंगु, उसे इमरजेंसी कहा जाता है। ऐसे समय पर जब न क्रियाशील संसद थी न न्यायपालिका, आपने दो शब्द जोड़ दिए। आपने तो भाई संविधान की आत्मा का गला घोट दिया। उस समय जो शब्द जोड़े हैं वो सही कैसे हो सकते हैं? संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है और आपातकाल के समय संसद तो क्रियाशील ही नहीं थी, फिर ये वैध कैसे हो गए, संवैधानिक कैसे माने जाए? साथियों यही नहीं, दत्तात्रेय हसबोले ने जो कहा, उनका कहना है कि आपातकाल के दौरान जुड़े इन शब्दों पर बहस तक नहीं हो पाई। कम से कम आप चर्चा तो कर लो कि ये शब्द जोड़ना ठीक था या नहीं था, आज भी चर्चा कर लो। साथियों उम्मीद है कि आप ये पूरे मसले को समझ रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। हो सकता है समझाने में कुछ त्रुटि आ रही हो, लेकिन आप समझदार श्रोता है, निश्चित ही आप समझ रहे होंगे। अब एक सवाल आता है कि इसको लेकर क्या कभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई? तो आप जानिए कि इसको लेकर के सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट में पहला बवाल तो इसी बात पर था कि जो संविधान लिखा गया उसके आगे प्रस्तावना को माने या न माने। शुरुआत में बेरुबारी केस में तो ऐसा तक हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट ही नहीं है,
जब संविधान का भाग नहीं है, इस बात को लेकर बड़ी बहस छिड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, इस पेज को मत चिपकाओ। फिर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा कि माननीय, जिन्होंने संविधान बनाया है वो संविधान सभा के लोग आने वाले समय में जिंदा नहीं बचेंगे। हो सकता है उनमें से कुछ ही लोग अभी जीवित भी हों। फिर आपको कौन बताएगा कि हमने संविधान क्यों लिखा, इस संविधान के पीछे का उद्देश्य क्या था, प्रस्ताविका का उद्देश्य क्या था। फिर सुप्रीम कोर्ट को याद आता है कि अरे हाँ यार, अगर उद्देशिका प्रस्तावना हट गई तो हम संविधान के बनाने का औचित्य ही भूल जाएंगे। क्योंकि संविधान में जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ उस प्रस्तावना को ध्यान में रखे, उसके इर्द गिर्द उसके विपरीत कुछ भी न जाए, या ध्यान रखा गया है। इसी प्रस्तावना को केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी और कहा कि नहीं नहीं, इसको संविधान का उचित अंग बनाया जाए। और इस बात को 1995 के अंदर फिर से दोहराया गया और कहा गया कि यह संविधान का एक अभिन्न अंग है, इसे अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। अब सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का अभिन्न अंग मान लिया है तो आज की स्थिति में क्या इसे हटाने को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या इसे हटाया जा सकता है? देखिए, हटाना है या नहीं हटाना है, ये काम होता है संसद का। संसद के द्वारा अनुच्छेद 368 का उपयोग करके संविधान संशोधन किया जा सकता है, यह संविधान में है। संविधान संशोधन करने के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। उसे नियत शब्द नियत मत से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाना होता है। अगर राष्ट्रपति उसे अनुमोदित कर देते हैं तो वह संविधान संशोधन हो जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इनको हटाने के बारे में कभी कुछ कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिस तरह से संशोधन पहले हो चुका है, संशोधन बाद में भी हो सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन याद रहे कि संविधान के मूल ढांचे से छेड़खानी ना हो। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी प्रस्तावना है, जो प्रिंसिपल है, ये बड़ा रोचक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती बाद में ये कहते हुए अपनी तरफ से आदेश दिया था कि संविधान की कभी भी मूल ढांचे पर वार नहीं होना चाहिए। और अब संविधान का मूल ढांचा, जिसमें संविधान और धर्मनिरपेक्षता जैसे जो शब्द हैं, जो विवादित शब्द हैं, जो मूल प्रस्तावना में नहीं थे, उसको मूल ढांचे का हिस्सा बना दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद क्या इस पर कुछ किया जा सकता है? इस पर वार नहीं होना चाहिए? भाई, देखना होगा कि मूल ढांचे पर वार ना होने की जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या प्रस्तावना से ये जो दो शब्द है, अगर ये हटते हैं तो क्या वो भाव खत्म हो जाता है? क्या मूल संविधान में जो प्रस्तावना थी उसका अब कोई महत्व नहीं है? साथियों, जिन लोगों का तर्क होता है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जो हमारे संविधान में ऑलरेडी स्वभाव से उसके अंग है, संविधान के अंदर ऑलरेडी जो हमारे आर्टिकल है वो इस बात को जस्टिफाई करते हैं। आप अगर आर्टिकल 39 को ही उठा ले तो वो समाजवाद की व्याख्या कर रहा होता है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, 28, 29 अगर आप देखते हैं, वह हमारे देश में पंथ निरपेक्षता की बात को दोहराते हैं। अगर आप आर्टिकल 38 और 39 को देखेंगे, आज हमारे संविधान के अंदर समाजवाद की बात जो लोग करते हैं वह भी समाजवाद की बात करता है। तो ऐसे में जब संविधान के आर्टिकल में हमारा थॉट प्रोसेस ऑलरेडी उसी हिसाब से है कि देश किस तरह से आगे बढ़ेगा, तो फिर इसे लगाए रखने की जरूरत क्या थी और क्यों है, ये सवाल है। उम्मीद करता हूं बातें लगभग आपके समझ में आ रही होंगी। एक पक्ष तो यह भी कहता है कि शब्दों से दिक्कत क्या है, देश तो चल ही रहा है। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष कहता है कि जब चल ही रहा है तो लिखने की जरूरत क्या है, ये तो तानाशाही के समय शब्द जोड़े गए। वाद विवाद जो है वो चल रहा है, देश में विमर्श भी हो रहा है और होना भी चाहिए। विमर्श निर्णय तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है, वह मार्ग देता है। अब देखना है कि अगर संसद के अंदर इस पर चर्चा होती है तो हमारे जो ज्ञानी सांसद संसद में बैठे हुए हैं,
इस पर किस तरह की चर्चा करते हैं। भाई राहुल गांधी जैसे ज्ञानी लोग संसद में हैं। तो साथियों फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, यह विशेष निवेदन होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।